अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा। The topic we are going to discuss today is getting admission in FAST with हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी साहब जो है इन्होंने ग्रेजुएशन अभी करंटली फास्ट से कर रहे हैं। माशाल्लाह फास्ट के एक बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं। बाकी उनका इंट्रोडक्शन उन्होंने एफएससी कहाँ से की और अभी करंटली किस जो है फील्ड में स्पेसिफिकली वो पढ़ रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमजा अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया कि जो है आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप जो है कहाँ से आपने अपने एफएससी या ओ लेवल ए लेवल किया और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में फास्ट में पढ़ तो फास्ट में रहे हैं और फास्ट में कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में पढ़े हैं और इसके अलावा कोई अपना इंट्रोडक्शन कोई मजीद आप देना चाह रहे हैं। श्योर डेफिनेटली सर। सो पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और क्या कहते हैं, मैं बड़े टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि यार चलें हम इंटरव्यू पे बैठेंगे, ज़रा अच्छी डिस्कशन हो जाएगी जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी। बट चलें सर स्टार्ट करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से कि ऑफिस माय नेम इज़ हमजा अब्बासी एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम कोयटा सिटी। और क्या कहते हैं, जो मेरा आपने बैकग्राउंड जैसे कि पूछा, तो मैंने असल में एफएससी नहीं ए लेवल्स की हुई है और मैं अपने एफएससी या ए लेवल्स तक कोयटा में ही पढ़ा हूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने अपनी जो एफएससी है वो जो ए लेवल्स है वो बीकन हाउस कोयटा से की कंप्लीट की थी, और मेरी जो ओ लेवल्स की ग्रेजुएशन थी वो भी हुई थी एक स्कूल है कोयटा में, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल के नाम से। खैर, तो पॉइंट पे आते हैं कि अभी मैं करंटली अपने 8th सेमेस्टर में हूँ, जो कि क्या कहते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। एंड मेरा जो इस टाइम पे कोर फोकस है वो है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कि मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन है। और इसके अलावा बाकी आई गेस दैट्स इट। तो आगे चलते हैं सर। ठीक है। अच्छा हमजा अब्बासी साहब माशाल्लाह मुझे आपके टीचर आमिर हफीज साहब जो हमारे ऑब्वियसली कॉमन सोर्स बने हैं इस वीडियो का, तो उनके थ्रू ये तो पता चला कि माशाल्लाह आप बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, लेकिन विद दैट बीइंग सेड आपने फास्ट ही क्यों चूज किया? मतलब ऑब्वियसली इसके अलावा इवन कोयटा में भी कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी, कराची में, और मतलब ठीक है अगर इवन इस्लामाबाद में भी देखा जाए तो नस्ट है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप अगर इवन सेम सिटी में भी आना चाहते थे तो उसमें भी फास्ट का क्या रोल रहा है जो जिस वजह से आपने फास्ट चूज किया? सही सही सर, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये। सर मैं इसका स्टार्ट करूँगा वो ऐसे कि ऑब्वियसली मैंने भी एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया हुआ था। लाइक नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, कराची में मैंने बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। बल्कि मज़े की बात बताऊँ सर आपको, तो फास्ट इस्लामाबाद मैंने चूज़ नहीं की थी, बल्कि मैंने फास्ट कराची चूज़ की थी। वो बस वो कहते हैं मैंने गलती से ना जो वहाँ पे जो होता है जहाँ पे फास्ट इस्लामाबाद या कराची सेलेक्ट करना होता है, उनमें से मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी फास्ट इस्लामाबाद सेलेक्ट करी थी। बट द पॉइंट इज़ के टर्न्स अराउंड वेरी डिफरेंट। वो कहते हैं ना नसीब में जो लिखा होता है। तो इधर आके पता चला कि लाइक शायद मैं कहता हूँ मेरे अपनी लाइफ के जो बेस्ट डिसीजन में से थे उनमें से एक डिसीजन मेरा फास्ट इस्लामाबाद को चूज़ करना था। आई विल डेफिनेटली प्रूव दिस अपने पूरे सेशन के दौरान। बट क्या कहते हैं, दिस इज़ इट आई गेस। और क्या कहते हैं, मैंने और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ बाद में जो चूज़ की हैं उसमें क्या कहते हैं, एक तो बहुत मेजर आपकी क्या कहते हैं नस्ट थी। नस्ट में मैंने एडमिशन लिया। मेरे टेस्ट में मैंने उसमें मैं ऐसा था कि मैं अराउंड ए लेवल्स जब मेरा कंप्लीट हुआ तो विद इन 1 मंथ मैंने जो है एडमिशन ले लिया था फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए मैंने काफ़ी उन दिनों में गुलाम रसा खान अप्लाई किया और बहुत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। और जब मुझे रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो कुछ के रिजल्ट्स ऑब्वियसली लेट थे, फास्ट ने बड़ी जल्दी अच्छा बता दिया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में। मैंने उसी टाइम पे क्या कहते हैं डिसीजन लिया कि अच्छा, पहली बात इस्लामाबाद एक बहुत बेटर ऑप्शन था मेरे लिए अपना फ्यूचर आगे वहाँ पे देखने का। एंड सेकेंडली फास्ट यूनिवर्सिटी इटसेल्फ वहाँ पे उनका एक मतलब जो आप कह सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर तो नहीं, मतलब मैं भी इस पॉइंट पे कंपेयर नहीं करना चाह रहा सबके साथ, बट मेरे लिए ना वो एक अप्रॉक्सीमेटली बेस्ट ऑप्शन था रिगार्डिंग उनकी पढ़ाई एजुकेशन ले लें या फिर उनकी जो क्वालिटी ग्रेजुएट्स थे। मैंने उनकी ग्रेजुएट्स की जो इंडस्ट्री मैंने अपनी तरफ से उस टाइम में बंदा रिसर्च ये कर सकता है, अच्छा आसपास लोगों से पूछ सकता है कि अच्छा हाँ किस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बेहतर हैं। और जहाँ तक फास्ट की बात है तो मैंने फास्ट के ग्रेजुएट्स की उस पॉइंट भी इंतहाई तारीफ़ की थी और इंतहाई तारीफ़ सुनी थी, और अभी भी मैं उसी चीज़ को ना लेके चलूँगा कि नहीं यार फास्ट के ग्रेजुएट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही। तो फास्ट में आपने बता तो दिया कि रीजन क्या बनी कि जो है ना आपने दोस्तों वगैरह से, इसके अलावा आपने कोई डिफरेंट सोर्सेज जो है कंसल्ट किए हो बिफोर कमिंग टू फास्ट के? यार मतलब ऑब्वियसली आपने
एक स्टूडेंट्स या जो आपके एक्स स्टूडेंट्स ऑफ पास है उनसे तो पूछ लिया, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे आपने मजीद रिसर्च की जो है ना रिगार्डिंग के एडमिशन टू फास्ट जो? सर यूजली मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं था रिसर्च करने का, मैंने सिर्फ मेरे पास 1 महीने का टाइम था, और मेरे लिए तो हमेशा से मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सोर्स ऑफ गाइडेंस मेरे फादर ही होते हैं यूजली। तो फादर से मैंने काफ़ी रिकमेंडेशन ली थी, क्योंकि उनका अपना काफ़ी एक्सपीरियंस था रिलेटेड कि अच्छा उनको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा था कि मुझे किन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, और मतलब उनके लिए इतना वो नहीं था कि अच्छा फास्ट में जाना है क्या। जब वो फास्ट का एडमिशन लेटर आया और उसके बाद उन्होंने देखा कि अच्छा हाँ ठीक है, फास्ट में एडमिशन हो गया और इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो व्हाई नॉट, लाइक बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। तो बस सर उसी तरह, और बाकी आपको पता है सर नसीब में भी लिखा होता है जिस चीज़ को, तो फिर किस तरह हट सकता है आप, हाँ, बट सर डेफिनेटली दिस इज। सर अच्छा, आपने एक दफा रिसर्च कर ली, उसके बाद ऑब्वियसली जब एक दफा रिसर्च होगी कि आप मैंने इस यूनिवर्सिटी में आना है, तो सेकंड स्टेप आता है कि आपने उसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, और उसके टेस्ट वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता दें कि एप्लीकेशन और इसके फॉर्म्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, और जो है एप्लीकेशन फीस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। सर पहले तो मैं ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स भी फास्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको तो सबसे पहले ना फास्ट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने सिंपली जाना है nu.edu.pk के नाम से, और उसके अंदर आप ऑब्वियसली जिस कैंपस में जाना चाहते हैं, जिस कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कैंपस जा रहे हैं तो आप कैंपसेस में इस्लामाबाद कैंपस सेलेक्ट करके सिंपली हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में जा सकते हैं। तो वहाँ उसके अंदर यूजुअली आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक लिखा हुआ होगा हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन के अंदर, एंड वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक चालान फॉर्म जनरेट होगा जो कि यूजुअली अराउंड 1500 रुपीज़ का होता है आई। तो आप वो चालान फॉर्म सबमिट करेंगे, एंड जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आपका एक चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। चालान फॉर्म आपने बैंक में जाके पे करना है जिस तरह से भी, जैसे ही उसकी पे की कंफर्मेशन आ जाएगी तो आपको अपनी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, और रोल नंबर स्लिप के साथ जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन सा अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करना है। तो हमारे जैसे कि 5 कैंपसेस हैं, फास्ट इस्लामाबाद है, लाहौर है, चिन्योट कैंपस है, कराची कैंपस है, एंड पेशावर कैंपस है। तो आपने इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है जो आपको करीब लगता है कि क्या कहते हैं फास्ट का टेस्ट देने के लिए, और आप वहाँ पे जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट के बाद आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, या तो यूजुअली आपको मैसेज के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू वो बता देते हैं कि आपका टेस्ट के आपके रिजल्ट स्टेटस क्या है। और अगर आपको नहीं मिलता है ऐसा कुछ तो आप फास्ट के admissions.nu.edu.pk के पोर्टल के ऊपर जाके भी अपनी देख सकते हैं प्रोग्रेस कि अभी तक आप क्या कहते हैं आपकी एडमिशन का स्टेटस इस टाइम पे क्या है, लाइक आपको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है, जो भी चीज़ उसके ऊपर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक जो आदमी है जो इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए, मुझे बताएं उसके लिए एक टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में बता दें कि मतलब टेस्ट में किस कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या परसेंटेजेस होती हैं, और वो कितना मैटर कर रही होती है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं, कौन से कम कर रहे होते हैं। अच्छा सर, ऑब्वियसली जो आ रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर तक आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता हूँ फास्ट के, जो फास्ट जो है डिपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं, और जो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स हमारे ऑफर होते हैं उनके लिए डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। तो मैं वही वाली बात रिपीट करूँगा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आपके कौन कौन से आपके स्कोर्स हैं उसके ऊपर ना आपने दोस्ती करनी है सबसे पहले वेबसाइट के साथ। और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको, क्योंकि हमारे इतने सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो मैं सबको अभी नहीं बता सकता, बट मैं ओवरऑल CS और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के हवाले से बता देता हूँ कि मोस्टली आपके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ही होते हैं जो कि आपने फोकस करना होता है अपने एडमिशन्स के दौरान। बाकी एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो और जहाँ तक आपके टेस्टिंग प्रोसीजर की बात है तो मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करना चाहता हूँ जो हमारे FSC के स्टूडेंट्स हैं कि वो तो ना FSC की जो कोर्स कंटेंट है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। एक मैं टिप ये दे सकता हूँ उनको कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक्स के ऊपर उसके ध्यान दें, जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई प्रूव करने वाली चीज़ें पढ़ी होंगी या कुछ इस तरह की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अगर आप कोर्सेज में ना जाएं, और अगर आप बेसिक कुछ हर चैप्टर्स की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और हर टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी मोटी इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, अगर आप मैथ्स में ले लें या डिफरेंट और कोर्सेज में भी, तो आपको बेसिक्स ना सारी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जो यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे हर यूनिवर्सिटी में MCQs ही होते हैं, और MCQs में वो एक हद तक मतलब जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसमें ना मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है पहली बात।
जो एफएससी का कोर्स कंटेंट है, और जो बाकी टॉपिक्स हैं उन सब की बेसिक्स ना आपने पूरी पूरी कवर करनी है, वो इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे उसके बाद जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा होता है, मुझे आइडिया है कि ओ लेवल्स का कोर्स कंटेंट थोड़ा सा डिफर करता है एफएससी की चीज़ों से। तो आपको जो चीज़ें लगती हैं कि यार अच्छा मैंने ये कोर्सेज ना अभी तक, या कुछ कोर्सेज ले लें या अभी तक कुछ टॉपिक्स ले लें कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने ये कोर्सेज मैथ्स में कवर नहीं किए हुए और ये एफएससी की बुक्स में हैं, तो आप उसको भी ना रेफर कर सकते हैं। और सबसे मज़े का सीन ऐसा होता है कि आप अपने आप को ना टेस्ट करने के लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हो। आप कोई भी मैं किसी एक बुक को मार्केट करना चाह नहीं रहा, बट आप किसी भी बुक को देख सकते हो जो कि फास्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए यूज़ होती है। तो आप जाके किसी भी बुक स्टोर में चले जाना, बोलें कि फास्ट वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो उनके जो पास्ट पेपर्स टाइप हैं, आपको इंटरनेट पे भी काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप उन बुक्स में से एटलीस्ट एक पेपर ना स्टार्ट में अटेम्प्ट कर लें और उसमें देख लें कि अच्छा कौन कौन सा कोर्स कंटेंट आपने कवर ऑलरेडी अपने डिग्री अपने एफएससी में या ओ लेवल्स में किया हुआ, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है। फिर उसके बाद जो आपके पास टाइम होता है थोड़ा सा उसको यूटिलाइज इस तरह से करें कि वो जो टॉपिक्स आपके पास रह गए आप उनको फोकस करें, उनको पढ़ें और उनको लेके ना आगे चलें। तो मेरे ख्याल से आप जब एक दफ़ा एक पेपर को खुद प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि अच्छा कौन कौन से गैप्स हैं आपके, कौन कौन से टॉपिक्स का नहीं अंदाज़ा, आप उनको पढ़ेंगे, थोड़ा सा रीआइट्रेट करेंगे। ऑब्वियसली प्रो टिप तो यही है कि आपने कोर्स कंटेंट की बुक्स से नहीं हिलना, आपने जितना जो पढ़ने की चीज़ें ना वो कोर्स बुक से अच्छी आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। बट उसके बाद क्योंकि पेपर सारे के सारे कोर्स बुक से ही बने होते हैं, तो क्यों आपने दूसरे पास्ट पेपर की तरफ जाना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्सटेंसिव पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक देख लें ताकि आपको अपने स्टडीज़ का पता चल जाए। और एट दी एंड जब आप एक दफ़ा अपनी तैयारी कर लें तो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप एक दो पास्ट पेपर्स और अटैम्प्ट कर लें, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है या अभी भी कुछ रहता है तो उसको कवर कर लें। मेरा ख्याल आई गेस दैट्स इट। यही जो है तैयारी के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैंने बता दिए और कुछ टिप्स जो मैंने बता दिए। ठीक, सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आउट किया है कि जो है जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जो है मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आया मतलब ऐसा नहीं होता है कि फास्ट का पेपर कंसेप्चुअलाइज्ड होता है कि मतलब अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं रिगार्डिंग फिजिक्स मैथमेटिक्स, तो चाहे आप ए लेवल से आ रहे हैं या एफएससी से आ रहे हैं, डजंट मैटर। सर बिल्कुल आपकी बात डेफिनेटली ठीक है, और मैं ये भी बात मानूंगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते हैं। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कुछ टॉपिक्स ना एडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ तक अभी याद है एक टॉपिक होता है कॉनिक सेक्शंस के नाम से, जो कि ओ लेवल्स या ए लेवल्स में ना हम नहीं पढ़ते हैं, बट वो एफएससी की बुक्स में बड़ा प्रोमिनेंट उनका एक चैप्टर होता है कॉनिक सेक्शंस के नाम से। तो वो मुझे अब याद है। अब वो चैप्टर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी बेसिस नहीं है, बट वो ऑब्वियसली आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होता है और यहाँ पे अगर आप पढ़ लें तो बेहतर है। एक और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जिन्होंने सिंपल ओ लेवल्स में मैथ्स पढ़ी है, जो प्योर मैथ्स पढ़ी है, और जिन्होंने ए लेवल्स में प्योर मैथ्स पढ़ी है, भी मैं उनको बता रहा हूँ। जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज लिए हैं ओ लेवल्स के लिए मैं उन पर फोकस नहीं कर रहा। तो खैर एक और चैप्टर था जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट्स की बात होती है मैथ्स में। तो लिमिट्स की मैं सिर्फ दो एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे लिमिट्स के कुछ चैप्टर्स वगैरह होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बड़े ज़्यादा ना एंट्री टेस्ट में उनके क्वेश्चंस वगैरह भी देखे हैं, और वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि ना हमने एज सच ओ लेवल्स या ए लेवल्स में नहीं देखी हुई होती। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लगता है यार फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर में LIM एक लिमिट का कीवर्ड लिखा हुआ है और आपने आज तक देखा भी नहीं है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट उसके बैक एंड पे आपको आता ही होता है, बट आपके लिए वो चीज़ थोड़ी सी नहीं होती है। तो अगर आप उसको ऑलरेडी देख लो कि अच्छा हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं पता, तो आप बेटर तरीके से उसको अप्रोच करके ना उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके उसके अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं और आप अपने मार्क्स वहाँ पे गंवाने से बचा सकते हैं। यानी इट हैज मोर टू डू विद द टॉपिक रादर देन कंसेप्ट्स। ये नहीं होता है कि जो है ना मतलब ऐसे है कि आपने वो जो है कॉन्सेप्ट्स ही जो है डिफरेंट कर दिए। सिर्फ ये है कि जो है आपका जो टॉपिक हो सकता है ऐसा कि जो आपने रीड आउट ना किया उसमें आपको मसला आता है जो है ना। तो बिल्कुल ऑन बिल्कुल। ऑन द बेसिस ऑफ जो है 0 to 10 स्केल, आप क्या समझते हैं कि फास्ट का टेस्ट कितना कंसेप्चुअलाइज्ड होता है, मतलब जो है ना, यानी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार ये सीधा स्ट्रेट आउट ऑफ दैट टेक्स्ट बुक आ गए हैं, और कुछ होते होंगे जो आपको फील आती होगी कि यार इसमें ऑब्वियसली आपको जो है ना एक न्यू जो है वो डायमेंशन से जो है ना सवाल पूछा गया। तो आपका क्या ख्याल है कि जो है आप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ 10 आप क्या समझते हैं कि जो है कितना सर कंसेप्चुअलाइज्ड?
रेट करने की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से मैं रेट करूँगा इसको अराउंड 7 to 8 के आउट ऑफ 10 के। ये पेपर प्रॉब्लम पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल ही होता है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपने ना टॉपिक सारे पढ़ने और उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं ना वो भी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसी में से डेवलप हो रहे होते हैं, राइट। सो आपने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक अगर चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया हो तो आपके कॉन्सेप्ट उस पॉइंट पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद पेपर आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है, इतने कोई मुश्किल पेपर नहीं होता। ऑब्वियसली मुझे भी खुद याद नहीं है डेफिनेटली कि कितने ज़्यादा उनका रेशो था, कि कितने सवाल याद करने वाले थे या कितने सवाल जो है कॉन्सेप्चुअल थे, बट डेफिनेटली मोर और लेस मोस्टली पेपर कॉन्सेप्चुअल ही होता है। और आपने उन एग्ज़ाम्स को एज करने के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और टॉपिक एटलीस्ट सारे कवर करने होते हैं। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर कोर्स की तकरीबन सारी कवर करनी पड़ती है, ताकि आपको ना हर चीज़ की बेसिक नॉलेज तो ज़रूर हो। हम साहब माशाल्लाह ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। अच्छा मुझे बताइएगा कि वंस आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो आया कोई इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है इसका टू वर्ड्स गेटिंग सिलेक्टेड इन द पास्ट, या बस जो है टेस्ट के हद तक ही होता है? नहीं नहीं सर, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको जब ईमेल आ गई कि अच्छा हाँ ये प्रोसीजर है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेके यूनिवर्सिटी जाना होता है अपना एग्ज़ाम अपना जो सीट है वो कंफर्म कराने के लिए, क्योंकि डिफरेंट इनके प्रोसीजर्स चलते हैं। तो खैर आपका जहाँ तक क्वेश्चन है इंटरव्यू वाला, तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता सर आने के लिए। और क्या कहते हैं, आपने सिंपली बस टेस्ट पास करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है, एंड आई गेस दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि जब आप ऑब्वियसली दाखिला ले लेते हैं उसके बाद एक तो फास्ट की फीसेस क्या है, और ऑब्वियसली उसके अलावा जो है फास्ट कोई आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप कोई ऐसा प्रोवाइड करती है कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी पढ़ सकें, जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है सर, ये आपने बड़ा मज़े का और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है इस इंटरव्यू के पार्ट के लिए। तो खैर मैं जहाँ तक अगर आप इस्लामाबाद कैंपस को देखते हैं तो मैं फ़ीस बता देता हूँ। मैं कल ही देख रहा था कि अपडेटेड क्या फ़ीस है। तो अभी इट इज़ अराउंड 8500 पर क्रेडिट आवर्स। सो 8500 पर क्रेडिट आवर्स यूजुअली आपके एक सेमेस्टर के अंदर 17 to 18 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो दैट इज़ अराउंड 1,50,000 आपकी जो एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो बन जाती है। और इनमें से जैसे फॉर एग्जांपल साल में 2 सेमेस्टर की फ़ीस जाती है, तो उन 2 में से किसी एक सेमेस्टर में आपका विद होल्डिंग टैक्स भी लगा हुआ होता है। तो आपकी अराउंड 1,50,000 एक सेमेस्टर की फ़ी, 1,50,000 एक और सेमेस्टर की फ़ी, एंड अराउंड मेरे ख्याल से अराउंड 10 to 20,000 विद होल्डिंग टैक्स लगता है। तो खैर मेन जो आपकी फ़ीस है ना सर, ये अराउंड 1,50,000 ही है। और जहाँ तक फाइनेंशियल एड की बात है ना, तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन सारी अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ जो फाइनेंशियल एड की है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल एड की अपॉर्चुनिटी है वो होती है अगर आपने जो एंट्री टेस्ट दिया उसमें अगर आपने टॉप 3 पोजीशन हासिल की हो। तो अगर आप टॉप 3 पोजीशन हासिल करते हैं तो यूनिवर्सिटी उसी टाइम पे ना आपकी जो पढ़ाई होती है वो फंड कर देती है, वहाँ पे आपको इजीली इस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर जो हमारा सेकंड फेज़ होता है उसमें ये होता है कि इफ़ यू आर लाइक फ्रॉम बलूचिस्तान, तो देयर इज़ बलूचिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फंड, जो कि आपको ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है अपने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए। इसी तरह अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड भी है जो कि आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद सिंध से हैं तो सिंध की भी वैसे ही स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो आप इनमें से किसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से आपकी अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप हो जाती है तो दैट्स ब्रिलियंट, लाइक आप उस तरफ से ना अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपने वो वाली स्कॉलरशिप भी नहीं मिली और ये अपने जो ये वाली स्कॉलरशिप्स हैं जो प्रोविंस बेस्ड हैं वो भी नहीं होती, तो उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आती है जो कि है फाइनेंशियल एड की। अब मैं कल खुद यही देख रहा था कि अराउंड फास्ट ने 2020-21 में 41.94 मिलियन, दैट इज़ अराउंड 42 मिलियन रुपीज़ की स्कॉलरशिप्स एक साल के अंदर अपने बच्चों को दी हैं, ठीक है। तो ये है फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल लोन के हिसाब से। और क्या कहते हैं, इस्लामाबाद कैंपस ने अकेले इतनी सारी स्कॉलरशिप्स अपने स्टूडेंट्स को दी हैं। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते और अगर वो स्टूडेंट हैं जो वाकई पढ़ना भी चाहते हैं, तो दिस इज़ इट, लाइक आपने इसमें इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और आपको ना आपके एक इंटरव्यू होता है मेरे ख्याल से, और उस इंटरव्यू के प्रोसीजर के बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। और एक और प्रो टिप ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप एज सुन एज पॉसिबल जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं तो आपने ना इस
फाइनेंशियल एड के लिए ना अप्लाई कर देना है, ताकि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपका जो इनिशियल इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह है वो हो जाए, और इफ़ यू आर एलिजिबल उसके लिए और आप चाहते हैं आगे पढ़ना, तो क्या कहते हैं आपको स्कॉलरशिप बड़े आराम से मिल जाती है। माशाल्लाह, इस बारे में तो मैं खुद के भाई की भी एग्जांपल कोट कर सकता हूँ कि उन्होंने भी जो है बीएस कंप्यूटर साइंस जो है ना वो 2016 के ग्रेजुएट थे। तो उस टाइम ऑब्वियसली जो है हालात ऐसे नहीं थे। तो हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया था, तो पास में मतलब उसके मेरे ख्याल में 1-2 साल के बाद भी इन्वेस्टिगेट तक भी नहीं किया है। इवन उन्होंने डिग्री भी उसको असाइन कर दी थी कि जो है ना आप जाएं और करें। सो इस मामले में फास्ट वाकई मतलब मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट चला जाए तो मैंने कभी ये नहीं देखा है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से जो है वो आगे फर्दर बिल्कुल प्रोसीड ना कर सके। जो कि फास्ट की बड़ी मेहरबानी कि वो मतलब स्टूडेंट्स को इतना जी कंसीडर बिल्कुल करती है बिल्कुल, कि आप जो डेफिनेटली है सर। ठीक है। अच्छा अच्छा बताइएगा, ऑब्वियसली जब फास्ट में जैसे कि आप आउट ऑफ सिटी हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो जो स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या उनके लिए हॉस्टल अवेलेबिलिटी होती है जो आउट ऑफ सिटी आ रहे हैं, या इवन जो डे स्कॉलर भी मतलब जो विद इन सिटी भी है वो मतलब अगर उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो रहना चाह रहे हैं हॉस्टल में, तो ऐसी कोई जो है अवेलेबिलिटी है? जी, ऐसा है कि सर फास्ट के ऑन कैंपस अभी तक तो कोई हॉस्टल नहीं है, ठीक है। एंड मैं खुद हॉस्टल आइट हूँ, तो मैं बता देता हूँ आपको कि फास्ट ने अपनी सुपरविजन के अंदर बहुत सारे हॉस्टल्स रखे हुए हैं जो कि ऑब्वियसली फास्ट के अंदर नहीं है, बट वो फास्ट की सुपरविजन के अंदर हैं। आप फास्ट के स्टूडेंट अफेयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको रिकमेंड कर देंगे कुछ हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी से बहुत करीब ही होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तो हमारी चल रही होती हैं। तो आपको ना उन आराम से उन हॉस्पिटल्स में उन हॉस्टल्स के अंदर जगह मिल जाएगी, एंड देन यू कैन लिव देयर, और बड़ा मज़े का माहौल होता है। क्योंकि मैं खुद ऑब्वियसली एक हॉस्टल आइट हूँ, और मेरी अपनी सारी एकेडमिक अचीवमेंट उसी एक हॉस्टल में रह के ही हुई है, तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक पॉसिबल। मगर हाँ ऑन कैंपस हॉस्टल फास्ट के पास अभी तक नहीं है, बट ऑन आउट ऑफ कैंपस उन्होंने काफ़ी हॉस्टल रखे हुए हैं अपनी सुपरविजन के अंडर। ठीक, सही से। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो हॉस्टल्स जो पास में अपने अंडर रखे होते हैं, जैसे यूजुअली हॉस्टल में थोड़ा सब्सिडाइज किस्म का सिस्टम चल रहा होता है, मतलब शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है जैसे यूटी वगैरह के इनका नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे चल रहा होता है, तो जो इन्होंने अपनी मैनेजमेंट के अंडर रखे हैं वो भी तकरीबन तकरीबन इसी तरह के हैं, मतलब कि अगर आप यूजुअली खुद का प्राइवेट हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं उसकी निस्बत जो है जो फास्ट के हैं वो उनका कह लें कि एनवायरनमेंट भी बेहतर है, और जो है ओवरऑल जो है आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी कोई इतने ज्यादा नहीं है। कोई इस तरह का सीन है जो है हॉस्टल अवेलेबिलिटी के जी साथ? बिल्कुल ऐसा है सर, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, बट क्या कहते हैं वो असल में हैं प्राइवेट हॉस्टल्स ही, बट वो फास्ट की सुपरविजन में फास्ट वहाँ पे रखती है, लाइक उनके अपने स्टूडेंट्स आएंगे एंड एवरीथिंग। तो मैं एक चीज़ फोकस करना चाहूँगा कि आप खुद जब जाते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्टल्स को भी, और जो फास्ट की सुपरवाइजन के अंडर है उनको भी, और जो आपको बेहतर लगता है, क्योंकि हॉस्टल्स की इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं ना कि लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के हॉस्टल्स हैं। तो मैं अभी एक वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि अच्छा हाँ ये वाले हॉस्टल अच्छे हैं ये बुरे हैं। आपको खुद थोड़ा सा विजिट करना पड़ता है कि अच्छा हाँ कौन सा हॉस्टल बेहतर है और कौन सा कैसे है। इतना मुझे अंदाज़ा है कि जो फास्ट के सुपरविजन के अंडर है वो उनकी जो प्राइसेस वगैरह हैं थोड़ी बेहतर हैं बनस्बत प्राइवेट हॉस्टल्स के। बट स्टिल आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे आप यूनिवर्सिटी आते हैं आपको जाके ना अपने हॉस्टल्स विजिट करने पड़ेंगे, रूम्स विजिट करने पड़ेंगे, और फिर ऑब्वियसली ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी होती हैं, बट आपने ना उसमें से अपने हिसाब से अपने हिसाब से कि आपको क्या सूटेबल लगता है उस हिसाब से ना आपको एक ऑप्ट करना पड़ता है, बेशक वो दोनों सेक्टर में जिस साइड पे भी हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि अच्छा हाँ अपने रूम्स वगैरह विजिट करना है, और उसके बाद आप एक अच्छा रूम अपने लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बेटे के बच्चों के लिए अगर पेरेंट्स आ रहे हैं, और अगर स्टूडेंट खुद आ रहा है तो वो अपने लिए ढूंढ सकता है। सही, माशाल्लाह, बड़ा वेल एलेबोरेट हो गया। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जब हम पढ़ रहे थे तब तो फास्ट जो है वो 2 डिग्रीज ऑफर कर रहा था, कंप्यूटर साइंस और टेलीकॉम इंजीनियरिंग। तो करंटली क्या सीन है, मतलब ओवरऑल फास्ट जो कह लें कि एज ए जो है यूनिवर्सिटी कितनी जो है डिग्रीज प्रोवाइड कर रहा है, और जो मतलब इस्लामाबाद कैंपस है वो इंडिविजुअली कितनी जो है वो डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं? सर फास्ट तो डेफिनेटली इस टाइम पे काफ़ी 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 ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है जो कि मैं इस पूरे में थ्रू आउट आंसर अभी तक शायद नहीं कर पाया चाहा कि अभी तक आपने फास्ट को ऑप्ट ही क्यों करना है, ठीक है। तो फास्ट को ऑप्ट करने का एक बेसिक जो मकसद है ना वो ये है कि अगर आप फास्ट में आना चाहते हैं तो आपको ये याद रखना है कि फास्ट का जो गोल है ना वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करना है। लाइक उनके लिए ये नहीं है कि दे आर मैथ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट बहुत सारे ग्रेजुएट्स। तो आप उनका जो मेन फोकस है वो क्वालिटी के ऊपर है, एंड साथ साथ
फास्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्री अलाइंड है, मतलब जिस तरह से इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, दे फॉलो द ट्रेंड्स, एंड उसी के पीछे ना उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में अराउंड बहुत नए नए डिग्री प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए हैं। तो अभी आपने जैसे BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंस के बारे में बात की थी, तो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी उन्होंने मेरे ख्याल है जिस टाइम पर आप थे तो उस टाइम तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग होती थी, बट अभी तो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, पावर भी ऑफर हो गई है मेरे ख्याल लास्ट ईयर से। तो ये सारे के सारे सब स्ट्रीम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी ऑफर होती हैं। सेम गोस फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल, कि कंप्यूटर साइंस के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स प्रोड्यूस आपको मिल जाती हैं करने के लिए। एंड साथ में उसके बाद मैं जो अभी थोड़ी चीज़ को जो फोकस करना चाहूँगा, तो लास्ट 2 सालों में फास्ट एंड जो नए प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं उनमें से है BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बिल्कुल इंडस्ट्री अलाइंड है, ठीक है, एंड BS इन साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, एंड BS इन डाटा साइंस एज वेल। तो ये लास्ट 2 इयर्स में वो रखे थे। और एक थोड़ा मैं आप लोगों का फोकस लेना चाहूँगा, वो ये कि फास्ट इस साल इंट्रोड्यूस कर रही है BS इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि एक बिल्कुल आजकल ट्रेंड है और उसका जो है बड़ी नीड है इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स की। और साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि BS इन रोबोटिक्स एंड BS इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, BS IoT जो कि कहा जाता है। और ये दो बड़ी नई फील्ड, दो नए डिग्री प्रोग्राम इस साल मोस्टली कैंपसेस में ऑफर किए जा रहे हैं। सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में नहीं, बल्कि और भी काफ़ी कैंपसेस में ऑफर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली में ही है, मैंने अभी तक एग्जैक्टली चेक नहीं किया, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, बट इस्लामाबाद कैंपस में डेफिनेटली है, कराची में भी है, लाहौर में भी है। तो ये जो दो डिग्री प्रोग्राम मैंने अभी लास्टली आपको बताएं, BS इन रोबोटिक्स एंड BS इन IoT, ये सारे के सारे इस तरह के हैं कि इनके ऊपर डिफरेंट ना हम मार्केट्स को फोकस कर सकते हैं, जैसे कि AI असिस्टेड हेल्थ केयर है, वॉरफेयर एंड डिफेंस के काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इन दो फील्ड्स के अंडर आते हैं। एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर है जो कि इनके प्रोजेक्ट्स भी इन दो डिग्री प्रोग्राम्स के अंडर आते हैं। डेफिनेटली ऑटोमेशन की पूरी इंडस्ट्री इस टाइम पे उनके अंदर ना ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इन दो डिग्री प्रोग्राम्स के थ्रू ना हम अचीव किए कर सकते हैं। और लास्टली ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जिनको शौक है या बड़ा वो चाहते हैं कि ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे जाना, तो फॉर एग्जांपल BS रोबोटिक्स दैट इज फॉर देम एज वेल। और साथ साथ जो BS IoT है वो, कि आपको पता है आजकल तो बात ही दुनिया जो है IoT से कर रही है, आजकल बातें हैं ही, मतलब हमारा फ्यूचर इज AI एंड IoT एंड एवरीथिंग। तो फास्ट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि जो इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल दुनिया AI की तरफ जा रही है, फास्ट ने BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दी, BS इन साइबर सिक्योरिटी लॉन्च कर दी, अभी रोबोटिक्स जो जहाँ पे इंडस्ट्री के गैप, इंडस्ट्री के नीड्स फास्ट को समझ आते हैं, तो फास्ट का वहाँ पे एक प्रोग्राम भी है। और आई गेस फास्ट ने इसमें स्टार्ट किया है BS रोबोटिक्स और BS इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने तो अभी तक किसी और यूनिवर्सिटी में अभी तक ये डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हुए नहीं देखे। तो सून इंशाल्लाह वो सब भी इसको फॉलो करेंगे, और फास्ट हमेशा इस तरह के डिग्री प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में हमेशा पहल करती है, और ये इनका एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको ना जो चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं, आपको उन ट्रेंड के लिहाज से बिल्कुल अलाइन आपको वो डिग्री प्रोग्राम्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो दिस इज इट सर, मेरे ख्याल से डिग्री प्रोग्राम्स तो अभी काफ़ी हो गए यूनिवर्सिटी में। सही माशाल्लाह। भाई बहुत सारे जो है डिग्री प्रोग्राम जो है माशाल्लाह जो है फास्ट ने ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। हम जब होते थे, मैंने जैसे बताया, जस्ट कंप्यूटर साइंस और टेलीकॉम इंजीनियरिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा इन डिग्रीज का ओवरऑल क्या ड्यूरेशन है, मतलब ये जितनी भी आपने डिग्रीज कही हैं, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में हो सकता है कोई आगे पीछे भी हो, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज है यूजुअली ये कितने ईयर्स की जो है डिग्रीज है? नहीं सर, ये जितनी की मैंने अभी आपको डिग्रीज बताई हैं सारी की सारी फुल फ्लैश डिग्री प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि बेशक ये जो नई ऑफर्स हो रही हैं, BS इन रोबोटिक्स और BS इन IoT, या जो हमने 2 साल पहले लॉन्च की थी BS इन AI साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, या BS इन डाटा साइंस, या उसके अलावा जो हमारे BScs या BSEE जो जनरल हैं, तो ये सारी की सारी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स, फुल फ्लैश डिग्री प्रोग्राम्स ही हैं, जो कि ऑब्वियसली मार्केट इंडस्ट्री जो मार्केट की जो नीड्स हैं इंडस्ट्री की वो फुलफिल करने के लिए तो हैं ये प्रॉपर फुल फ्लैश डिग्री प्रोग्राम्स 4 ईयर्स के लिए। ठीक, सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है फास्ट के लिए, उसके लिए कोई एडवाइस करना चाह रहे हो, चाहे वो विद इन सिटी है या आउट ऑफ द सिटी अप्लाई करना चाह रहा है, मतलब किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो फास्ट में आके बड़े खुश रहते हैं और किस तरह के स्टूडेंट्स जो है वो फास्ट से भागते हैं, होते हैं, मतलब हर के, मतलब ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक याद है जब हम पढ़ते होते थे तो जो है ना फास्ट का
रगड़ा सिस्टम जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो टॉप पे होता था। तो जो बंदे जो है ना इससे भागते थे ना, वो तो निकल जाते थे जो है ना, कि यार ये तो बहुत तंग करते हैं कि अभी मतलब क्विज हुआ है, उसके बाद जो है असाइनमेंट है, फिर सरप्राइज क्विज है अगले लेक्चर में। तो वो हमारे जमाने में तो अभी फास्ट के लिए आपके ख्याल में किस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो फास्ट में आके एंजॉय करते हैं, और जो किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए जरा मुश्किल हो जाती है एनवायरनमेंट फास्ट? सर ये बड़ी मज़े की बात की आपने। इनफैक्ट आपको पता है बहुत सारे ना स्टूडेंट्स इस चीज़ से ना सफ़र करते हैं जैसे वो यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं। तो मैं स्टार्ट ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। वो ये कि मैं खुद जो मेरे अपने ओ लेवल्स के अगर कोई ग्रेड शायद मैं अभी इस पॉइंट पे बता भी ना सकूँ, इतने बुरे ग्रेड्स थे, ठीक है। तो मेरा एक बड़ा मानना है फास्ट से रिलेटेड के जब फास्ट ना ये नहीं देखते कि आप पास्ट में क्या थे। लाइक ऑब्वियसली आपने एंट्री टेस्ट पास किया, वो एक डेफिनेटली एक पॉइंट है, बट उसके अलावा फास्ट ये नहीं देखते कि आप मतलब आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है या आपका बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरा खुद इतना अच्छा नहीं था, मैं खुद मेरे ओ लेवल्स में काफ़ी डी सीज बीज ए थे, अब मैं बता रहा हूँ ऑब्वियसली, बट मेरे इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं थे डेफिनेटली, ठीक है। बट उसके बाद मगर ये नहीं इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जब आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे तो आप पहले बहुत अच्छा पढ़ते थे या आप पहले बहुत बुरा पढ़ते थे, उसका कोई रिफ्लेक्शन इसके ऊपर होनी है। डेफिनेटली कंपाउंड इफेक्ट होता है, बट क्या कहते हैं इस पॉइंट पे फास्ट में बिल्कुल ये मैटर नहीं करता। इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्किंग, ऑन योर लेवल ऑफ एटीट्यूड आपका कैसा है अपनी पढ़ाई के साथ, आप खुद मतलब सिंसियर अपने साथ हैं या अपनी पढ़ाई के साथ हैं कि नहीं है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो लोग भी यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में एंटर होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने फास्ट में आके ये देखना है कि अच्छा आप अच्छा पढ़ने वाले नहीं हैं तो अच्छा मैं फास्ट में अच्छा नहीं कर सकता, या मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूँ तो मैंने फास्ट में जाके बहुत बड़े तीर मारना है। नहीं, आपने ना फास्ट में रह के आपने जो काम करना है ना, असल में वो चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस तरह लेके चलते हैं। मेरा अपना मैंने अभी अपने ग्रेड्स वगैरह भी बताए हैं, बट डेफिनेटली मैं जब फास्ट में आया था तो मेरा पहले सेमेस्टर में पहला गोल्ड मेडल आया था और आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड कि यार ये हुआ क्या है। बट डेफिनेटली वो बहुत सारी हार्ड वर्क थी, बहुत रातों की नींदें ख़राब करना था, और उसके बाद डेफिनेटली वो अभी तक आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न इसने ना मेरे पास्ट को मेरे प्रेजेंट के ऊपर ना रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जहाँ तक आपने एक और बात की है रगड़े की और क्विज़ हो जाते हैं, तो देखें मैंने एक बात स्टार्ट में की थी, वो ये थी कि फास्ट ने ना प्रोड्यूस करना है क्वालिटी इंजीनियर्स या क्वालिटी साइंटिस्ट, ठीक है। तो जब उन्होंने क्वालिटी ग्रेजुएट्स के ऊपर फोकस करना है ना, तो उनको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। अगर आप क्या कहते हैं बोलेंगे कि स्टूडेंट आ जाए और नॉर्मली पढ़ते हुए वो ग्रेजुएट हो जाए, तो फिर वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है ना। आपने बस उस चीज़ को ऐसे एम्ब्रेस पॉजिटिवली करना है कि अच्छा दिस दे आर लाइक वर्किंग ऑन अस, लाइक वो जो है आपको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ना वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने ऑब्वियसली मेरा पहला सेमेस्टर थोड़ा सा हेक्टिक गया था। पहले सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ा, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। जो नए एफएससी के स्टूडेंट्स या ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनको एक बड़ा सा डायनामिक शिफ्ट लगता है कि यार मतलब एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आना। बट थोड़ा सा टाइम लगता है, सेट हो जाते हैं। बट उसके बाद मैंने खुद ना अपना पूरा का पूरा डिग्री प्रोग्राम ना एंजॉय करते हुए गुजारा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमको अपनी सोसाइटीज़ के थ्रू। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर मिलते हैं। मैं खुद इस टाइम पे मेरा अपना लास्ट ईयर है, तो मैं इस टाइम पे इंजीनियरिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ साथ साथ। तो इस तरह ना आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपनी टेक्निकल स्किल्स बेहतर करने के लिए। तो आंसर मेरा बड़ा लंबा हो गया है, बट ये बात मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि यार फास्ट ना एक फास्ट ने मुझे चेंज कर दिया। मैं जो आज से जब मैं फास्ट में एंटर हो रहा था, तो मैं वो अल हमज़ा शायद आज बिल्कुल भी नहीं हूँ जो हमज़ा ना जिस टाइम पे उस टाइम पे ऐड हो रहा था। फास्ट ने मुझे एक नए रास्ते दिखा दिए हैं, नई लाइक एक दुनिया दिखा दी है, ठीक है। तो इस बात पे मैंने स्टार्ट से आपको बोला कि फास्ट का जो मेरा लाइक डिसीजन था ना आने का, अब वो जैसे तैसे भी हुआ, बट वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट डिसीजन में से एक है। तो नहीं, मेरे ख्याल से दैट्स इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं मतलब खुद देखता रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जिन्हें इवन मतलब प्रेजेंटेशन देने का बड़ा डर होता था। तो फास्ट का आखिरी सेमेस्टर था, तो हमारे लिए ये चीज कोई होती नहीं थी कि भाई जो है ना जाकर प्रेजेंटेशन देनी है प्रोजेक्ट की या ये वगैरह। तो मतलब उसके बाद मैंने इवन इसका इन्फ्लुएंस इस हद तक देखा कि मतलब कहीं भी कोई भी हमें पब्लिकली भी कोई काम करने को कहता था, तो हमें ऐसी कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं थी आती, या मतलब शायद हम फील नहीं थे करते जिस तरह लोग यूजुअली फील कर रहे होते थे कि यार ये पता नहीं इस तरह मतलब बोलना है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा मसला है।
नहीं तो ये चीज तो मैं फास्ट की मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ना नो डाउट सबसे बेहतर थी। अच्छा, इसके अलावा कोई सजेशन अली हमजा वासी साहब? सर इसके अलावा सजेस्ट मैं, जो ऑब्वियसली अगर इस टाइम पे ऑडियंस एफएससी की देख रही है या ओ लेवल्स की देख रही है, जिसकी भी देख रही है, मैं उनके साथ फोकस यही करूँगा कि आपने ना अब थोड़ा सा जब अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना है। आपने यूनिवर्सिटी में आके अगर आपको कोई बोलता है कि फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन गलत लिया, पहली बात वो कहते हैं ना, एक दफ़ा जब मैंने डिसीजन ले लिया तो मैंने उसको करके छोड़ देना है, ठीक है। तो एक दफ़ा आपने फास्ट का एडमिशन ले लिया और आपने डिसीजन ले लिया कि अच्छा मैंने फास्ट में पढ़ना है, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि अच्छा क्या करना है, अब यहाँ से ना कुछ हासिल करके जाना है, ठीक है। तो एक बात आपने इस पे फोकस करनी है कि जब आप एक दफ़ा आ गए तो अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। ये ना फॉर एग्जांपल आपका पहला सेमेस्टर चल रहा हो, आप पहले मंथ में आके ना बोलें यार मुझे एक और यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर देना चाहिए या मुझे कहीं और जाना था, मैं गलत इधर फंस गया हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस एक दफ़ा जब आ गए, क्योंकि आपकी शायद ग्रोथ जो है वो स्टार्ट उस दिन से होगी जिस दिन आपने मान लिया कि अच्छा अब मैंने यहीं पे रहना है और यहीं पे कुछ करके जाना है। सेकेंडली ये कि आपने ना थ्रू आउट यहाँ पे फास्ट की जो फैकल्टी है और फास्ट के टीचर्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट, लाइक मैं तो ऑब्वियसली चेंज, मतलब आप यूनिवर्सिटी में आके आपके टीचर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बदल देते हैं, जिसके आप भी बिल्कुल इस बात को मेरे से एग्री करेंगे। तो फास्ट के टीचर्स हैं, फास्ट की फैकल्टी है, तो ये जितने भी लोग हैं ये आपको बहुत सब मिल कर ना एक ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं। तो आपने बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहना है, जो जो काम आपको मिलता है अपने टाइम पे करते रहना है। आपने हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखना है कि अच्छा किस तरह मैं अपनी दूसरी टाइप की स्किल्स को ब्रॉडन कर सकता हूँ। आपने डिफरेंट नई स्किल्स अपनी देखनी है, उन पे फोकस करना है कि अच्छा आप क्या क्या सीख सकते हो। आप जब डिग्री से निकलोगे तो आप बिल्कुल वाकई में वो नहीं होगे जिस तरह आप एंटर हुए थे। तो मेरे ख्याल से मेरी कुछ यही टिप्स थी कि बस आपने अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना है, आपने थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके चलना है, हर किसी की बातों पे आके अपने डिसीजंस को नहीं लेना। आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में आ गए तो बस आपने फिर पढ़ना है, अपने 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 गोल्स को फोकस करना है, आपने जो चीज़ें अपने सोची हुई अचीव करना है उस पर फोकस करना है, और इंशाल्लाह वो डिसीजन ना आपको सारी ज़िंदगी अपने बेस्ट डिसीजन में से याद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा वासी साहब आपकी सजेशंस का। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपके सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो आप जो है नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमजा वासी साहब के पास ऑन कर सकूं। तो इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।